नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम इसरो से रिलेटेड जो अंतरिक्ष कार्यक्रम से टीसीएस द्वारा रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हुए हैं उन्हें कवर किया है। तो इससे तो आपकी परीक्षा में एक न एक प्रश्न पूछा ही जाएगा और मैंने सभी इंपॉर्टेंट जो भी रेलवे द्वारा पूछे गए हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में उन्हें भी कवर किया है। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देख ही रहे हैं आप कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। इनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पटियाला जो कि पंजाब में है वहाँ पर हुआ था। तो सन 1984 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इसरो और सोवियत संघ इनका एक मिशन था जिसका नाम था सोयूज T11। ये अंतरिक्ष अभियान था जिसके तहत 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए थे, जिसमें से एक थे राकेश शर्मा और बाकी 2 अन्य कौन थे उनका नाम भी याद रखिएगा। एक का नाम है यूरी मालिशेव और दूसरे हैं गेनादी स्ट्रेकालोव। ये 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री थे। 3 यात्री भेजे गए थे, एक राकेश शर्मा हो गए, बाकी ये 2 अन्य नाम हैं, इनके नाम भी याद रखिएगा। और राकेश शर्मा भारत के पहले और विश्व के 138वें नंबर के अंतरिक्ष यात्री थे और इन्हें भारत सरकार के द्वारा अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपसे एग्जाम में पूछी गई हैं, वो भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। तो जो इसरो है इसे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कहते थे। तो इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन 1962 में किया गया था। तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। यानी कि पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो कि 1962 में गठित की गई, पर 1969 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसका नाम रख दिया गया इसरो, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। याद रखिएगा 1962 में क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, वही अभी हमसे पूछा गया था। और 1969 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसका नाम रख दिया गया इसरो। और आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कब की गई। तो 1962 में। अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं तो इसरो के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विक्रम साराभाई। और वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं इसरो के, तो वर्तमान में है एस सोमनाथ। याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट यानी कि अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था। तो किस वर्ष किया था, तो वर्ष 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसका नाम क्या था, तो वो देख लेते हैं। तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। तो 19 अप्रैल 1975 को भारत के द्वारा अपना पहला उपग्रह भेजा गया था। इसका नाम था आर्यभट्ट, पर यह सोवियत संघ की मदद से भेजा गया था। यानी कि जो ये उपग्रह था, ये सैटेलाइट था, वो तो भारत के द्वारा बनाया गया था, पर जो उसका प्रक्षेपण यान यानी कि जो रॉकेट था ना, जिसके द्वारा सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, वो जो रॉकेट था वो सोवियत संघ का था। तो जो प्रक्षेपण यान था यानी कि रॉकेट था वो सोवियत संघ का था, पर जो सैटेलाइट था वो भारत का था। तो भारत का पहला सैटेलाइट आपसे पूछा जाए वो कौन सा है, आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को इसे अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। उसके बाद है 18 जुलाई 1980 को रोहिणी उपग्रह, इसे भी छोड़ा गया अंतरिक्ष में, पर यह भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया। ये जरूर याद रखिएगा, जो रोहिणी उपग्रह है यह भारत के द्वारा बनाया गया और भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान से इसे अंतरिक्ष में छोड़ा गया। जो आर्यभट्ट था वो सोवियत संघ की मदद से हमने अंतरिक्ष में छोड़ा था। जो प्रक्षेपण यान था वो सोवियत संघ का था।
पर जो रोहिणी उपग्रह है ये भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया। ये मैंने आपको इसरो वाली वीडियो में विस्तार से समझाया था, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा। उसके बाद आता है 19 जून 1981 एप्पल उपग्रह, जो कि भारत का पहला संचार उपग्रह है। तो ये तीनों से प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा है, तो वह है आर्यभट्ट। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तब वो आएगा रोहिणी उपग्रह। तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है, तो वह है एप्पल। ये तीनों ही उपग्रह याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, तो मंगल ऑर्बिटर मिशन जिसे हम मंगलयान कहते हैं, इसे किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो ये 2013 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो मंगलयान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम क्या था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, PSLV XL C25 ये रॉकेट का नाम था जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेगा, PSLV XL C25। तो ये जो मंगलयान था ये 24 सितंबर 2014 को मंगल के कक्ष में पहुंच गया था। तो उसके साथ ही भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बन गया। तो ये भारत पहला देश बन गया जो कि अपने पहले ही प्रयास में सफल हो गया, और मंगल के कक्ष में पहुंचने वाला ये चौथा देश बन गया। प्रथम प्रयास वाला तो पहला देश बन गया, पर इससे पहले 3 देशों ने मंगल पे अपना यान भेज दिया था। कौन कौन से थे, सोवियत संघ, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसके बाद दुनिया का चौथा देश बन गया भारत, और भारत एशिया का पहला देश था जिसने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजा था। एशिया का भारत पहला देश बन गया था। और मंगलयान 2 की भी तैयारी चल रही है। तो मंगलयान 2 भारत का मंगलयान के बाद मंगल ग्रह के लिए दूसरा मिशन है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा मंगल ग्रह के लिए मिशन को 2024 में लॉन्च किया जाएगा। तो मंगलयान 2 पर भी तैयारी चल रही है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये आसान प्रश्न है, बताइए कौन है जिन्हें रॉकेट मैन कहा जाता है। तो आप में से 90% लोगों का जवाब गलत होगा। आपने ऑप्शन बी को चूज किया होगा ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जिसने ऑप्शन बी को चूज किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर K सिवान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जो अब्दुल कलाम जी हैं इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, ना कि रॉकेट मैन। ऐसे ही प्रश्नों से एग्जामिनर आपको फंसाता है। रॉकेट मैन उसने पूछा है, तो रॉकेट मैन डॉक्टर K सिवान को कहा जाता है। अगर यहीं पर मिसाइल मैन पूछा जाता तो वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, पर रॉकेट मैन कौन है, डॉक्टर K सिवान। अगर आपने गलत बताया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है। तो चंद्रमा के लिए भारत ने अपना जो दूसरा मिशन भेजा था उसका नाम था चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। इस बार NTPC CBT 1 में इससे तो भर भर के प्रश्न बनने थे, यानी कि चंद्रयान 2 से बहुत से प्रश्न पूछे गए थे। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, और चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण कहां से किया गया था, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 में क्या क्या था, तो एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था जिसका नाम था विक्रम, और एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान। तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। और चंद्रयान 2 का भार कितना था, तो 3850 किलोग्राम इसका भार था। और चंद्रयान 2 को किस प्रक्षेपण यान यानी कि किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया था, तो इसका नाम है GSLV Mk3M1। इसके द्वारा इसे भेजा गया था। इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। तो कौन से रॉकेट के द्वारा भेजा गया था, GSLV Mk3। तो ये सभी फैक्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित हैं। तो इसरो का रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित है, जहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है श्रीहरिकोटा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित शार इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। इसे अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है, और वर्ष 2005 में यहां दूसरा अत्याधुनिक प्रक्षेपण पैड बनाया गया था। तो यहीं से भारत के यानी कि इसरो के द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, कहां से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो इसरो के अन्य केंद्र और इकाइयां देख लेते हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसका मुख्यालय कहां पर है, तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, श्रीहरिकोटा में है, जो कि हमने देखा आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है इसरो उपग्रह केंद्र, जो कि इसरो के द्वारा सैटेलाइट बनाए जाते हैं ना, तो उनके कंपोनेंट यहाँ पर बनते हैं,
इसरो उपग्रह केंद्र में, तो ये कहाँ पर है? बेंगलोर, जो कि कर्नाटक में है। अगला है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात में है। उसके बाद है राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में। भारतीय दूर संवेदी संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तराखंड के देहरादून में। तो ये सभी मुख्यालय याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। सीधा ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुजरात के अहमदाबाद में है। इस प्रकार आपसे प्रश्न बनते हैं, तो एक बार याद कर लेना। उसके बाद आगे देखते हैं, तो इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो एक बार जो इसरो के सभी अध्यक्ष बने हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि वो कब बने हैं और उनके द्वारा कौन से प्रमुख कार्य किए गए हैं। तो इस स्लाइड से बहुत से प्रश्न बने हैं, मैंने एक ही साथ इन्हें कवर कर दिया, तो ध्यान से सुन लीजिए, आपको रटना नहीं है, बस एक बार देख लीजिए कि किसके द्वारा कौन सा कार्य किया गया है और कब वो इसरो के प्रमुख बने हैं। तो सबसे पहले इसरो के प्रमुख बने थे विक्रम साराभाई। 1969 से लेकर 1972 तक ये इसरो के अध्यक्ष रहे और इन्हीं को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उसके बाद जो अगले इसरो के अध्यक्ष बने ये थे MGK मेनन। ये केवल 9 महीने के कार्यकाल के लिए ही इसरो के अध्यक्ष बने। उसके बाद तीसरे इसरो के अध्यक्ष बने सतीश धवन। ये 1972 से लेकर 1984 तक इसरो के अध्यक्ष रहे। इनका कार्यकाल काफी लंबा रहा। इन्हीं के दौरान इनसेट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। उसके बाद चौथे इसरो के अध्यक्ष बने UR राव, जो कि 1984 से लेकर 1994 तक इसरो के प्रमुख बने रहे और इन्हीं के दौरान भारत ने GSLV और PSLV जो रॉकेट है ना, उन्हें विकसित किया। कौन कौन से? GSLV और PSLV। तो इसरो वाली वीडियो में मैंने विस्तार से GSLV रॉकेट और PSLV रॉकेट के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप उसे स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, वहां पर मैंने GSLV रॉकेट और PSLV रॉकेट के बारे में बताया हुआ है। तो UR राव के कार्यकाल के दौरान GSLV और PSLV रॉकेट विकसित किए गए। 1984 से लेकर 1994 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद अगले अध्यक्ष बने K कस्तूरीरंगन। इनका कार्यकाल 1994 से लेकर 2003 तक रहा और IRS सैटेलाइट इन्हीं के कार्यकाल के दौरान विकसित की गई। उसके बाद है G माधवन नायर। इनका कार्यकाल 2003 से लेकर 2009 तक रहा और इन्हीं के दौरान इसरो ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो G माधवन नायर उस समय इसरो के अध्यक्ष थे। उसके बाद अगले अध्यक्ष बने K राधाकृष्णन। 2009 से लेकर 2014 तक ये अध्यक्ष बने रहे और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारत ने मंगल मिशन को लॉन्च किया था। तो मंगलयान किसके कार्यकाल के दौरान लॉन्च किया गया था? K राधाकृष्णन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसरो के अगले प्रमुख बने शैलेश नायक। तो इसरो के इतिहास में देखा जाए तो सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहा। केवल 11 दिन के लिए ये इसरो के अध्यक्ष बने थे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसरो में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, किस अध्यक्ष का रहा? तो उनका नाम है शैलेश नायक। इनका सबसे कम कार्यकाल रहा सिर्फ 11 दिन का। उसके बाद अगले अध्यक्ष बने AS किरण कुमार। 2015 से लेकर 2018 तक इनका कार्यकाल रहा और GSLV MK3 जो रॉकेट है, जिसे बाहुबली रॉकेट कहा जाता है, उसका निर्माण इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ। उसके बाद अगले अध्यक्ष बने K सिवान। 2018 से लेकर 2022 तक ये इसरो के अध्यक्ष बने रहे और चंद्रयान 2 इन्हीं के समय लॉन्च हुआ था। किसके समय? K सिवान के समय। पर वर्तमान में देखा जाए तो इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? S सोमनाथ। इन्हें इसी वर्ष 2022 में इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये मैंने जितने भी इसरो के प्रमुख थे सभी को एक साथ कवर कर दिया। इसे आप पढ़ लेना क्योंकि इस एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बने हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था तो कौन सा सैटेलाइट था? रोहिणी। इसका सही जवाब है रोहिणी। अगर यहाँ पर यह पूछा होता कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था तो वो होता आर्यभट्ट। पर साथ में क्या लिखा गया है कि जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि भारतीय निर्मित रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो उसका नाम था रोहिणी। अगला प्रश्न है कि दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? इनका नाम था वैलेंटीना तेरेश्कोवा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो वैलेंटीना तेरेश्कोवा दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी और ये रूस की निवासी थी। और दूसरी अंतरिक्ष यात्री कौन थी रूसी? उनका नाम था स्वेतलाना सवित्स्काय। ये दूसरी रूसी अंतरिक्ष यात्री थी। पहले का नाम था वैलेंटीना तेरेश्कोवा। अगला प्रश्न है
कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था। तो मैंने आपको बताया था प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था एप्पल। तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल। इसे कब लॉन्च किया गया था? 19 जून 1981 को इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, एक प्रकार का ये संचार उपग्रह है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? मैंने पीछे जितने भी केंद्र थे सभी आपको इसीलिए कवर करा दिए थे। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रयान को डैश के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो यानी चंद्रयान 1 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए PSLV C11 रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 1 के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है और ये कब लॉन्च हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2008 को इसे लॉन्च किया गया था। कहां से भेजा गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है, यहां से इसे भेजा गया था। और अंतरिक्ष यान यानी कि रॉकेट कौन सा था? तो PSLV XL C11 रॉकेट का नाम था। और उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो G माधवन नायर। जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था तो उस समय इसरो के अध्यक्ष थे G माधवन नायर। और चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया था। तो इसने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया था। तो रॉकेट का नाम याद रखिएगा PSLV XL C11। लॉन्च कब किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। कहां से किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है। और उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? G माधवन नायर। इस एक एक लाइन से प्रश्न बने हैं, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? यानी कि किस वर्ष किस दिन इसे लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में GPS कहते हैं, जिसके द्वारा हम लोकेशन पता करते हैं ना। गूगल मैप भी इसी की सहायता से चलता है, GPS की सहायता से। तो GPS कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग डैश की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ये जो सैटेलाइट है GPS, ये कितनी ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर GPS पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो GPS कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो कि लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और ये 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा करता है। यानी कि इसकी स्पीड कितनी होती है? 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सौर प्रभा मंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का जो मिशन है उसे क्या कहा जाता है? उसका नाम है आदित्य L1 मिशन। वैसे भी आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। तो आदित्य L1 मिशन के बारे में देख लेते हैं। तो सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है आदित्य L1 मिशन। तो भारत सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 साल 2022 में अक्टूबर नवंबर महीने में लॉन्च होने की संभावना है। और आदित्य L1 मिशन को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के चारों ओर प्रभा मंडल की कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा, ताकि बिना किसी बाधा या ग्रहण के निरंतर सूर्य का प्रेक्षण किया जा सके, सूर्य का अध्ययन किया जा सके। तो इसे आदित्य L1 मिशन क्यों कहा गया? क्योंकि इसे सूर्य के लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर भेजा जाएगा, इसीलिए इसे आदित्य L1 मिशन कहा गया। अगला प्रश्न है कि कल्पना एक डैश उपग्रह है। तो कल्पना एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा लॉन्च कल्पना एक पहला मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसीलिए आपसे अभी NTPC में CBT 1 में पूछा गया था कि पहला मौसम विज्ञान उपग्रह कौन सा है? तो ये कल्पना 1 उपग्रह है, जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा 12 सितंबर 2002 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और इसे मैटसेट के नाम से भी जाना जाता है। कल्पना 1 को ही मैटसेट के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम था मैटसेट, पर बाद में इसे कल्पना चावला के नाम पर रख दिया गया, कल्पना प्रथम। ये कौन सा उपग्रह है? तो ये मौसम विज्ञान उपग्रह है। अगला प्रश्न है कि इसरो ने 2017 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था? तो इसरो ने एक ही बार में
कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बनाया था? तो इसका सही जवाब है 104। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने वर्ष 2017 में एकल रॉकेट से यानी कि एक ही रॉकेट से 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। पर बाद में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और वर्ष 2021 में एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो इसरो ने एक ही बार में 104 उपग्रह भेजे थे, पर बाद में ये रिकॉर्ड तोड़कर एलन मस्क ने स्पेस एक्स जो उनकी कंपनी है उसने एक ही बार में 143 सैटेलाइट लॉन्च करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो इसका नाम है गगनयान। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो गगनयान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गगनयान भारत का पहला मानव युक्त मिशन है और इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष अभियानों को कक्षा में भेजा जाएगा और इन तीनों अभियानों में 2 मानव रहित यानी कि 2 अभियानों में मानव को नहीं भेजा जाएगा और एक मानव युक्त मिशन होगा और एक अभियान में मानव को भी भेजा जाएगा। 3 अंतरिक्ष अभियान हो गए ना, 2 मानव रहित होगा और एक मानव युक्त मिशन होगा। और कौन सा अंतरिक्ष यान होगा? तो इसका नाम है GSLV Mk3। और भेजे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो 3 व्यक्तियों को यानी कि 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा और इस मिशन में पहले एक रोबोट को भेजा जाएगा जिसका नाम है व्योमित्र। याद रखिएगा, पहले किस रोबोट को भेजा जाएगा? जिसका नाम है व्योमित्र। और केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री ने यह जानकारी साझा की है कि मानव युक्त मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इस कोरोना महामारी के कारण इसमें थोड़ा डिले हुआ है, पर इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है। इसमें L1 का मतलब क्या है? तो मैंने आपको बताया ना, L1 का मतलब क्या है? लैग्रेंजियन पॉइंट 1। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है और आदित्य L1 को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित एक हेलो ऑर्बिट के चारों तरफ L1 पॉइंट जिसे कहा जाता है इसके निकट स्थापित किया जाएगा, जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो अक्सर आपको यह बताया जाता है कि पहला व्यक्ति ही मायने रखता है, दूसरे व्यक्ति को सब भूल जाते हैं, पर एनटीपीसी ने उन्हें याद कर लिया। तो आप बताइए कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति तो आपको पता होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, पर दूसरे व्यक्ति कौन थे वो आपको बताने हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बज एल्ड्रिन। इनका पूरा नाम क्या था? एडविन बज एल्ड्रिन। ये दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति थे और एडविन बज एल्ड्रिन ये दूसरे व्यक्ति थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जुलाई 1969 में यह गौरव प्राप्त हुआ था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो 11 मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 को पहली बार चांद पर कदम रखा था। तो मिशन कौन सा था? अपोलो 11। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है? तो देखिए कहां से प्रश्न पूछ लिया गया कि जो चंद्रयान 2 का रोवर था ना, प्रज्ञान जिसका नाम था, तो उसकी विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो उसकी विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता थी ऑप्शन ए 50 वाट। तो जो चंद्रयान 2 था, इसका जो रोवर था, उसकी विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता थी 50 वाट, पर जो उसका लैंडर था ना विक्रम, उसकी विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता थी 650 वाट। तो अभी आपसे यही पूछा गया था कि जो इसका रोवर था उसकी कितनी क्षमता थी? तो ये 50 वाट थी। अगर आपसे पूछा जाए कि लैंडर विक्रम की कितनी क्षमता थी, वो थी 650 वाट। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे हम इंटरनेशनल स्पेस सेंटर कहते हैं, ये पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ये पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और हाल ही में जो पहले इसरो के चेयरमैन थे के सिवान, इन्होंने कहा था कि वर्ष 2030 तक भारत स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण का विचार कर रहा है, यानी कि भारत भी अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। और अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना पृथ्वी की निम्न कक्षा में की जाती है। और ये जो अंतरिक्ष स्टेशन होता है ना, इसकी स्थापना पृथ्वी की निम्न कक्षा में की जाती है। और सबसे पहले रूस ने 1971 में साल्यूट नामक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया था। क्या नाम था इसका? साल्यूट। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी, इनका नाम था कल्पना चावला। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला थी। और कल्पना चावला ने अपनी प्रथम अंतरिक्ष यात्रा 19 नवंबर 1997 से लेकर
5 दिसंबर 1997 तक STS-87 कोलंबिया स्पेस शटल द्वारा पूरी की। अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान वर्ष 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उनके और उनके साथियों की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था तो उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब है जी माधवन नायर। अगर आपसे पूछा जाता कि चंद्रयान 2 मिशन के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे तो वो थे के सिवान, पर चंद्रयान 1 के समय थे जी माधवन नायर। अगला प्रश्न है कि इंडियन हाई स्कूल के छात्रों के एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम था ऑप्शन डी कलाम सेट। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सफलतापूर्वक विश्व के सबसे छोटे और हल्के उपग्रह जिसका नाम है कलाम सेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया और यह उपग्रह तमिलनाडु के 18 वर्षीय रिफात शाहरुख ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर बनाया है। इस उपग्रह का वजन मात्र 64 ग्राम है तथा इसका नाम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, कलाम सेट। और यह प्रथम अवसर है जब किसी भारतीय छात्र द्वारा बनाए गए उपग्रह को नासा ने लॉन्च किया है। इसीलिए आपसे यह एग्जाम में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका नाम क्या है? कलाम सेट। ये बहुत ही हल्का उपग्रह है जिसका वजन मात्र 64 ग्राम है। अगला प्रश्न है कि किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम है ब्रह्मोस, जिसका नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मोस्कोवा नदी से मिलकर बना है। इसका नाम है ब्रह्मोस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी MEO। तो MEO क्या है? तो MEO ये नेविगेशन प्रणाली नहीं है, ये एक मोबाइल और निश्चित दूरी की संचार सेवा है। तो कौन कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली हैं वो देख लेते हैं। तो भारत की नेविगेशन प्रणाली है नाविक, यूरोपीय संघ की नेविगेशन प्रणाली है गैलीलियो, चीन की नेविगेशन प्रणाली है BDS जिसे बाइडू कहते हैं, रूस की नेविगेशन प्रणाली है ग्लोनास, अमेरिका की नेविगेशन प्रणाली है GPS और जापान की नेविगेशन प्रणाली है क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। तो आपसे कोई भी नेविगेशन प्रणाली पूछी जा सकती है। तो अमेरिका की तो आपको पता ही होगा GPS। भारत की कौन सी है ये आपको याद होनी चाहिए। भारत की नेविगेशन प्रणाली है नाविक। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम उपग्रह पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसे 19 अप्रैल 1975 को काप्स्टीनियार साइट से कॉस्मोस 3M नामक एक रूसी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो जो उपग्रह बनाया तो भारत के द्वारा गया था, पर इसे लॉन्च रूसी उपग्रह के द्वारा किया गया था। तो ये कौन सा था? आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगर आपसे पूछा जाता कि कौन सा उपग्रह है जिसे भारतीय प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था, पहला उपग्रह था वो, उसका नाम था रोहिणी। तो अगला प्रश्न है, तो बताइए किसका कथन है कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। ये किसका कथन है? तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग का कथन है, जिन्होंने चंद्रमा में पहला कदम रखा था ना, उन्हीं का कथन है कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। ये इसरो के पहले अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो बहुत बार ये रिपीट हुआ है। तो ये 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसका नाम था आर्यभट्ट। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है।